Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma, and I welcome you all to the Primary Skills. This is the part 3 of Unit 3, Technical Presentation, Strategies and Techniques. So आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा पार्ट 3 है. पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस यूनिट का जो पुराना पोर्शन था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. तो आइए देखते हैं कि हमने क्या पार्ट इसमें कंप्लीट किया था. इन पार्ट 1 और पार्ट 2 we learned what is presentation, importance of presentation skills, we learned about the types of presentation, we learned about the modes of presentation and we learned about the styles of presentation. So इनमें से किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं then please I recommend you to just go through the part 1 and part 2. This is the syllabus which we are moving with. Today we are going to discuss about the stages of presentation. So now let's move further. Stages of presentation. Stages of presentation can be summarized as 4 P's. 4 P's की हेल्प से आप stages को summarize कर सकते हैं. क्या है ये 4 P's? Number 1 plan, Number 2 prepare and organize, Number 3 practice or rehearse and Number 4 perform or present. तो अब हम एक एक करके इन चारों को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे कि आप अच्छे से समझ जाएं कि आपका स्टेजेस ऑफ प्रेजेंटेशन जो होती हैं वो क्या होती हैं. सो लेट्स मूव फर्दर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट प्लानिंग अ प्रेजेंटेशन. प्लानिंग अ प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व्स 4 फैक्टर्स. नंबर 1 purpose identification. It means you need to define your purpose. What is the purpose of the presentation? Number 2 audience analysis. It means you need to analyze that what is your audience, what is the demography of your audience, what is the characteristic of your audience. Number 3 occasion analysis, on which occasion you are delivering the presentation. And number 4 the topic finalization. Then finally you move to the topic finalization, that what should be the topic of your presentation. ठीक है, तो अब हम इनको भी डिस्कस करते हैं एक बार. प्लानिंग द प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट. आपकी प्लानिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है. इट हेल्प्स द प्रेजेंटर टू नंबर 1 नो द ऑडियंस एंड स्टिमुलेट देयर इंटरेस्ट. आप हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि आपकी प्रेजेंटेशन ऑडियंस के लिए है. तो आपका जो पहला काम क्या यहाँ पे क्या है कि आप अपनी ऑडियंस को अच्छे तरीके से जानें. तो आपकी जो प्लानिंग है वो आपके ऑडियंस को जानने में आपकी मदद करती है और उनके इंटरेस्ट को स्टिमुलेट करने में उनकी मदद करती है, क्योंकि अगर उनका इंटरेस्ट नहीं होगा दे वुड नॉट लिसन टू यू प्रॉपरली. Number 2, be sensitive to the needs and expectations of the audience. Whenever you are delivering a presentation, if you are not sensitive towards your audience, probably you would never be able to give a successful presentation. Number 3, know his purpose. आपके पर्पस को पहचानने में आपकी मदद करती है आपकी प्लानिंग. Number 4, analyze the occasion. आपके ओकेजन को एनालाइज करने में हेल्प करती है. फिट द मटेरियल टू टाइम एट हिज डिस्पोजल. आपको जो एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया है उस टाइम लिमिट में आपको अपनी प्रेजेंटेशन जनरली कंप्लीट करनी होती है. यू डोंट हैव ऑल द टाइम, राइट? सो उस प्रेजेंटेशन को अगर आप एक गिवन टाइम में कंप्लीट करना चाहते हैं इफेक्टिवली, तो उसके लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. सेलेक्ट अ नैरो टॉपिक फॉर हिज प्रेजेंटेशन. आपके जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए एक नैरो टॉपिक सेलेक्ट करने में आपकी मदद करती है. तो सबसे पहले बात करते हैं हम पर्पस आइडेंटिफिकेशन की. तो पर्पस आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं? प्लानिंग अ प्रेजेंटेशन शुड स्टार्ट बाय डिफाइनिंग इट्स पर्पस. आपका पर्पस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप प्रेजेंटेशन क्यों देना चाहते हैं. आप अपना टॉपिक समझाना चाहते हैं, आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप प्रोडक्ट को डिफाइन करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, वो पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए. So what is the purpose of the presentation? This is the most important question that needs to be answered in order to make a presentation focused with clear objectives. A general purpose as well as a specific purpose should be defined. 2 पर्पस हो सकते हैं. जनरल पर्पस तो हो सकता है जो सभी का होता है कि भाई जो भी मैं बोलना चाह रहा हूँ वो बिल्कुल क्लियरली सामने वाले व्यक्ति के समझ में आ जाए. लेकिन एक स्पेसिफिक पर्पस भी होता है जो हिडन होता है. आपके समझाने के पीछे क्या इम्पैक्ट, आप मतलब क्या रीजन है, आप क्यों समझाना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक एज अ टीचर मेरे समझाने का रीजन हो सकता है सो दैट यू कैन परफॉर्म इन योर एग्जामिनेशन और यू कैन अंडरस्टैंड इट एंड इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ. एक सेल्स जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके समझाने के पीछे रीजन हो सकता है सो दैट यू कैन बाय द प्रोडक्ट, राइट? सो दिस इज अ स्पेसिफिक पर्पस. तो जनरल और स्पेसिफिक दोनों पर्पस जो है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. जनरल पर्पसेस इंक्लूड टू इन्फॉर्म, इट मीन्स टू शेयर इंफॉर्मेशन. To persuade, it means to change behavior, attitude, belief, values and so on. And number 3, to demonstrate.
इट मीन्स टू हेल्प लिसनर्स लर्न हाउ टू डू समथिंग। तो जनरल पर्पज में ये तीनों चीजें आपकी इंक्लूड हो सकती हैं। Identifying the specific purpose of a presentation involve identifying an observable major action that the audience should be able to take and using one idea that matches audience needs, knowledge, expectations and interest. It means general purpose में आप सामने वाले व्यक्ति से expect करते हैं कि वो कुछ समझ जाए, और स्पेसिफिक पर्पस में आप सामने वाले व्यक्ति से कुछ एक्ट करने के लिए उसको परसुएड करते हैं या फिर आप उसको कन्विंस करते हैं कि उसको कुछ करना चाहिए, राइट? तो एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का जनरल पर्पस हो गया कि आपको प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता लग जाए, लेकिन उस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का स्पेसिफिक पर्पस है कि आप फाइनली उसके प्रोडक्ट को परचेज करें, राइट? सो दैट इज द स्पेसिफिक पर्पस। It should focus on audience behavior and restate the speech topic. आपका जो specific behavior है वो basically आपके जो speech के topic है उसके साथ बिल्कुल एक collaborate करना चाहिए या फिर उसको बिल्कुल commensurate करना चाहिए, वो उससे different नहीं होना चाहिए। Presentation could be informative, परसुएसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस। आपके पर्पस के बेसिस पे आपकी प्रेजेंटेशन को हम तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। या तो हम आपकी जो प्रेजेंटेशन उसको इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, या फिर परसुएसिव, या फिर उसको डेमोन्स्ट्रेटिव बनाया जा सकता है। ठीक है, तो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं इंफॉर्मेटिव, परसुएसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है। इंफॉर्मेटिव जैसे कि नाम से क्लियर है कि आप केवल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। परसुएसिव का मतलब आप सामने वाले व्यक्ति को परसुएड करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ करने के लिए, और डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है कि आप उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपनी किसी भी स्पेसिफिक स्कीम के बारे में या किसी भी चीज के बारे में आप कोई डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो पर्पस आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे आप तीन तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं आपकी पर्पस स्टेटमेंट के? तीनों केसेस में इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन, परसुएसिव प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रेजेंटेशन, तीनों के एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आइए देख लेते हैं एक बार। इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट हो सकता है, फॉर एग्जांपल, एट द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन द ऑडियंस विल बी एबल टू डिस्क्राइब 3 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग HP प्रिसीजन स्कैन LT सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आप HP प्रिसीजन स्कैन LT सॉफ्टवेयर का एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके ऑडियंस जो होंगे वो इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के 3 एडवांटेजेस बताने लायक हो जाएंगे, राइट? इसी तरीके से जब आप परसुएसिव प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं, एट द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन द ऑडियंस विल बिलीव दैट द HP प्रिसीजन स्कैन LT इज द बेस्ट स्कैनिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपने उसको परसुएड कर दिया, आपने उसको कन्विंस कर दिया कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल बेस्ट प्रोडक्ट है। और थर्ड में यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रेजेंटेशन में, एट द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन द ऑडियंस विल बी एबल टू यूज द HP प्रिसीजन स्कैन LT सॉफ्टवेयर। यानी यहाँ पे आप उस व्यक्ति को या अपनी ऑडियंस को उस प्रोडक्ट को यूज करने में कंफर्टेबल महसूस करा रहे हैं, उस पर्सन को उस प्रोडक्ट को यूज करने के लायक बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि किस तरीके से कोई प्रोडक्ट यहाँ पे वर्क करता है। So I hope you are getting that what is the difference between informative, persuasive and demonstrative presentation. ठीक है? Number 2 comes in planning is audience analysis. How to analyze the audience? Always remember your every act whenever you are delivering a presentation or communicating in public is always for audience. So audience is always the first priority. So let's see it. Audience analysis is an integral part of the process of oral presentation. किसी भी oral presentation का जो audience analysis होता है वो सबसे important part होता है. It includes identifying audience characteristics. आपको audience characteristics को identify करना है, analyze audience needs and expectations, and identifying factors for getting and maintaining audience attention. यानी यहाँ पे आपका major जो purpose होता है वो होता है audience की attention को grab करना, जिससे कि आप उस व्यक्ति को इंटरेस्ट अगर उसका बना रहेगा, सामने वाले ऑडियंस का अगर इंटरेस्ट बना रहेगा, दे लिसन टू यू केयरफुली एंड यू कैन डिलीवर द मैसेज इफेक्टिवली। ओके, सो let's discuss about them also. Audience analysis has 3 factors: audience characteristics, number 2 audience analysis needs and expectation, and number 3 retaining audience attention. So we are going to discuss about them. First of all, audience analysis में identify audience characteristics. How to identify the audience characteristics? In order to know the audience, the presenter needs to identify their basic characteristics like background information about their age, gender, social, economic and educational background, religion, political affiliation, profession, attitudes, belief and values.
आपको देखने में लगेगा कि ऑडियंस के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन जानने की क्या जरूरत है। लेकिन एक बात हमेशा समझिए, जब भी कभी ऑडियंस के बारे में आपके पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी तो आप अपने कंटेंट को उसी के हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, आप अपने वे ऑफ प्रेजेंटेशन को उसी हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ ऑडियंस इज वेरी लेस, इन दैट सिचुएशन you won't be including the examples of very sophisticated nature. Apart from that, you won't be using English as a language of communicating. इसी तरीके से अगर आप political affiliation की बात कर रहे हैं, suppose like there are certain number of people who actually are affiliated to certain different political party and other group is affiliated to different political party, then you will escape or you will avoid using the political examples. Professional attitudes, likes or dislikes. For example, if they like to talk about the vegetarianism or if they like to talk about the non-vegetarianism, I mean like both people are there, then you would avoid using the comparison between vegetarianism and non-vegetarianism. Belief, true or false. If they believe that there is a certain person who is very respectable and they respect him most, you will avoid using some disgraceful word to that person. So what I mean to say here is that आपका जो ऑडियंस एनालिसिस है वो काफी सारी इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने ऑडियंस के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपके पास हो, राइट? इफ दीज ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स आर आइडेंटिफाइड, वन कैन बी मच बेटर इक्विप्ड टू प्लान एंड प्रिपेयर हिज हर प्रेजेंटेशन इफेक्टिवली। अगर आपके पास ये सब इंफॉर्मेशन है तो आप, बिलीव मी, यू कैन easily prepare your presentation in a very good way. Number 2, audience analysis में needs and expectation. The presentation must be audience oriented. Always remember the presentation is for audience only, so it should be audience oriented completely. Dealing with the topic from their perspective. उनके perspective से आपको presentation देनी है, अपने perspective से नहीं. The presenter may not change his ideas and facts for his audience, but he may change the way he conveys them. He may tell them what he wants to tell, but in a way that appeals to them. आप देखिए, जो कंटेंट का फैक्ट है या कंटेंट की जो आपकी एक्यूरेसी है उसके साथ तो आप छेड़खानी नहीं कर सकते, उसे आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बट द वे यू डिलीवर इट कैन बी वेरी मच इफेक्टिव डिपेंडिंग अपॉन योर ओन व्यू. सो आपको जो अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन रखना है, ये वे ऑफ डिलीवरी ऑफ योर प्रेजेंटेशन रखना है, दैट शुड बी वेरी मच अपीलिंग टू योर ऑडियंस और अपीलिंग टू द पीपल हु आर लिसनिंग टू यू, राइट? अगर उनके ही समझ में नहीं आएगा, देन there will not be any use of your presentation, no matter what specific or how qualified content you have used. I hope you're getting. So answer to these questions can help one make appropriate modification in one's presentation to suit one's audience. अगर आप अपने audience के हिसाब से अपने presentation को डिजाइन करना चाहते हैं तो आपको ये questions पूछने चाहिए. Number 1, why will they listen to me? अपने आप को ऑडियंस की जगह रख के देखिए कि आप क्यों सुनना चाहेंगे आप मेरी प्रेजेंटेशन को. नंबर 2, हु आस्क्ड देम टू बी देयर? वो अपनी मर्जी से आए हैं? कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके मम्मी पापा ने उनको जबरदस्ती वहां पे भेजा है, या फिर वो अपनी मर्जी से आए? इज देयर अटेंडेंस कंपलसरी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको जबरदस्ती मारपीट के बिठाया गया हो. नंबर 4, व्हाट आर देयर इंटरेस्ट्स? उनके इंटरेस्ट क्या है? व्हाट आइडियाज और एक्सपीरियंस डू आई हैव दैट द ऑडियंस में लाइक टू हियर? What are their needs? What are their expectations? And how do my objectives meet my audience needs? If you're able to answer all the questions, then probably your presentation will be impeccable. Your presentation would be perfect, right? So needs and expectation of audience should be, found out. Factors for getting and maintaining audience attention. Now, there are certain factors. अगर आप audience की attention को grab करना चाहते हैं, then what are those factors? Listeners will be more interested in the presentation, will listen more attentively and understand what is said and remember the key points of the presentation if it meets their requirement. यानी आपके जो listeners हैं, अगर उनकी requirement पूरी होती है तभी वो presentation की points को याद रखेंगे और तभी presentation उनके लिए effective होगी. The best rule to remember in identifying factors for getting and keeping audience attention is to remain flexible. हमेशा flexible रहने की कोशिश कीजिए, rigid मत रहिए अपनी structure पे. Because at most of the times you need to change the structure by looking at the ease, comfortability or discomfort of the audience. मान लीजिए आप presentation दे रहे हैं, लेकिन audience के reaction को देख के आपको लग रहा है कि my presentation is not creating good impact. So you need to change it immediately. I mean, like, not changing the content, but the style of presenting should be changed.
For example, if you are just telling a story which is serious enough, but your audience are not feeling comfortable, try to, like give a tinge of humor in it. Or if you are just like being so humorous and your audience are very much of serious type, they're not laughing, then you must understand that they don't like humor. They want some storytelling. They want some serious stuff. So you need to be flexible in your style, right? So इस context में the presenter needs to consider the following specific questions in this context. तो इस context में आप ये question अपने आप से पूछ सकते हैं in order to become flexible. How can I relate my presentation to the needs and expectations of my audience? किस तरीके से मैं relate कर सकता हूँ? Number 2, what should I do to ensure that my audience remembers my main points? What style will appeal to my audience? What are the changes that I should make? Have I incorporated ways of encouraging my listeners to give feedback and share information that will make my presentation more effective? Have I planned strategies for dealing with listeners' communication apprehensions? How I handle hostile listeners or those who are disruptive? There are multiple type of audience. अभी आपको मैं आगे बताऊंगा. Audience भी कई तरह के होते हैं. तो उनके साथ कैसे डील करना है, that you should know, right? So ऑडियंस एनालिसिस को अगर हम शॉर्ट में देखें तो लैनी लस्कोव्स्की एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल स्पीकर हैं. उनके हिसाब से ऑडियंस एक एक्रोनियम है जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. A फॉर ऑडियंस, U फॉर अंडरस्टैंडिंग, D फॉर डेमोग्राफिक्स, I फॉर इंटरेस्ट, E फॉर एनवायरनमेंट, N फॉर नीड्स, C फॉर कस्टमाइज्ड एंड E फॉर एक्सपेक्टेशंस. सो अगर आप ये ध्यान में रखते हैं देन यू विल ऑलवेज क्रिएट अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन. Okay. Number 3 is the occasion analysis. Planning of presentation का जो थर्ड पार्ट है वो कहलाता है आपका occasion analysis. अपने occasion को आपको प्लान करना है. The occasion on which the presentation is to be made should be analyzed in order to understand the nature of the event or communicative style. For example, अगर आप किसी फेस्ट में आप अपनी प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वहां पे आपका जो स्टाइल है वो डिफरेंट हो सकता है. अगर आप किसी बिजनेस कॉन्क्लेव में या फिर कॉन्फ्रेंस में अपनी प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हैं, वहां पे आपका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है. सो इट डिपेंड्स ऑन द ओकेजन ऑल्सो. Several aspects of the events like its background, the people involved, the organizations or associations linked to the event and so on need to be considered. जो भी आपके organizations वहाँ पे involved हैं, वो किस टाइप के organizations हैं, people जो हैं वो कैसे हैं, जो occasion है वो कैसा है, ये सब चीजें जो background है वो आपको पूरी तरीके से analyze वहाँ पे करना है. So यहाँ पे some more relevant questions. See, you can create presentation only by asking more number of questions to you. तो जितने number of questions you would ask, probably it will give you the better idea. So here are some relevant questions worth considering for occasion analysis. Is my presentation in coherence with the occasion or the larger event? जो भी मैं presentation deliver कर रहा हूँ, क्या वो जो larger event है या जो business conclave है उसके title के साथ match करती है या उसके जो flavor है उसके साथ match करती है? Am I acquainted with the procedures of the event? जो भी मैं presentation यहाँ पे deliver कर रहा हूँ वो उसी procedure के हिसाब से होनी चाहिए जिस procedure के हिसाब से entire business meeting, entire business conclave चल रहा है. Who are the sponsors and their other speakers? जो दूसरे speakers हैं और other sponsors हैं उनके बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए. And what is the venue and duration of my presentation? Generally business conclaves इस तरह की events में आपको एक limited time मिलता है. तो always try to finish within limited time. Otherwise, it actually becomes a little bit more complicated sort of situation and it actually doesn't make a good impression. So thinking through the answers of these questions ahead of time may ensure that the presentation is very effective, right? So this is the occasion analysis. Now we're coming to the choosing a suitable title. So fourth part of this planning presentation is choosing a suitable title. The title gives the audience the first glimpse of the presentation and they form their first impression. It means आपका जो टाइटल है उसी से पता लगता है सामने वाले ऑडियंस को कि आपकी प्रेजेंटेशन में क्या है, what they will listen to, right? So it's the first impression. So therefore it is essential that the title is appropriate and conveys the essence of the message. आपका जो टाइटल है वो आपके मैसेज के एसेंस को कवर करता हो. पूरा एसेंस जो है आपके टाइटल में होना चाहिए. A vague, misleading and fuzzy title may confuse the audience. अगर आपके टाइटल से कुछ पता नहीं लग रहा है तो मान के चलिए कि audience will not be very much interested in joining at all, right? The process of choosing a title may begin by first identifying a topic.
आपके टाइटल को चूज करने के लिए आपको सबसे पहले अपना टॉपिक क्लियर होना चाहिए, राइट? सो चूजिंग अ सुटेबल टाइटल, द चॉइस ऑफ टॉपिक डिपेंड्स ऑन ओकेजन, द ऑडियंस, द टाइप एंड द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन। आपका जो टॉपिक है वो इन चारों चीजों पे डिपेंड करता है, ओकेजन, ऑडियंस, टाइप एंड पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन। Now, second step comes, this was the planning of presentation we discussed about, right? Now we are going to discuss about preparing the presentation. How to prepare the presentation? Preparing well is the key to success. Making an oral presentation, whether a seminar presentation, an oral report, a project presentation, or a business presentation, is easier when it is prepared in a systematic manner. So always remember, you need to prepare the presentation in a systematic and an organized way. Only then you would be able to deliver it properly. Being prepared helps the presenter. अगर आप prepared हैं तो उससे आपको किस चीज में help मिलती है? Number one, deal with speech anxiety effectively. ये बात मान के चलिए कि स्पीच एंजाइटी जनरली सभी लोगों को होती है। whenever you are in front of like hundreds or thousands of people, you always feel a speech anxiety. But if you really want to cope with it, or if you really want to get rid of it, then you need to have an effective presentation in front of you, because that will give you a comfort that okay, at least my presentation is really good. I need to just completely concentrate upon my anxiety and I need to just like get rid of it. ऐसा नहीं होगा कि माइंड में पीछे से प्रेजेंटेशन के बारे में भी आपको चिंता हो रही है। आपकी चिंता जो होगी वो केवल आपके ऑडियंस के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने तक सीमित होगी, तो आप फुल्ली उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। नंबर 2, डेवलप द रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस। आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होगा। नंबर 3, सीक प्रिसाइज एंड रेलेवेंट एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस। आपके जो एग्जांपल्स हैं वो रेलेवेंट होने चाहिए, इलस्ट्रेशंस जो है वो रेलेवेंट होने चाहिए और छोटे होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए। चेक फॉर एक्यूरेसी, रिडंडेंसीज एंड क्लिशेज। आप जो है आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए और उसके अंदर कोई भी रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? लाइक नो स्टेटमेंट्स रेफर्ड अगेन एंड अगेन, और ऐसे स्टेटमेंट्स जो बार बार एक ही चीज को रीइंस्टेट कर रहे हो वो आपकी रिडंडेंसीज कहलाती हैं। प्रिपेयरिंग फॉर अ प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व्स, अगर आप अपनी एक प्रेजेंटेशन को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसमें 4 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, डेवलपिंग द सेंट्रल आइडिया। Number 2, developing the main idea. Number 3, gathering support material. And number 4, planning visual aids. So we are going to discuss about them also. Developing the central idea. The central idea of the presentation is its core idea. आपकी presentation का हमेशा एक core idea होता है, एक central idea. It should be a complete declarative sentence that captures the essence of the message. आपका जो सेंट्रल आइडिया है वो आपका कंप्लीट एसेंस, एक पूरा निचोड़ जो होता है प्रेजेंटेशन का, वो एक स्टेटमेंट में डिफाइन होना चाहिए। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रल आइडिया। आपके सेंट्रल आइडिया के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? नंबर 1, इट रीस्टेट्स द प्रेजेंटेशन टॉपिक। ये आपके टॉपिक को रीस्टेट कर सकता है, यानी ये आपका टॉपिक ही हो सकता है सेंट्रल आइडिया। नंबर 2, इट इज सिंपल ऑडियंस सेंटर्ड आइडिया। ये एक ऑडियंस सेंटर्ड मतलब ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाया हुआ आइडिया होता है। इट इज 1 सेंटेंस समरी ऑफ द प्रेजेंटेशन। एक सेंटेंस में आपकी समरी जो प्रेजेंटेशन की है वही आपका सेंट्रल आइडिया कहलाता है। इट फोकसेस ऑन द कंटेंट ऑफ द स्पीच। ये आपकी जो स्पीच की कंटेंट है, क्वालिटी नहीं, कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एंड इट यूजेस स्पेसिफिक लैंग्वेज। इसमें बहुत ही स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज होती है, जनरल लैंग्वेज यूज नहीं होती। ठीक है। सो डेवलपिंग द मेन आइडिया, लॉजिकल डिवीजन ऑफ सेंट्रल आइडिया। आप अपने जो सेंट्रल आइडिया है उसका लॉजिकल डिवीजन कैसे कर सकते हैं? दिस स्टेप may involve making a logical division of central idea, establishing reasons for idea being true और supporting the central idea with a series of steps। यानी यहाँ पे आपको एक जो आपका सेंट्रल आइडिया उसको बनाने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो आपको यहाँ पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। Choosing one of these techniques will largely depend upon the topic of the presentation as well as its objectives. अब कैसे कर सकते हैं हम? Consider the following examples. Logical division of central idea. Central idea है unemployment in India. Logical division क्या हो सकता है इसका? आप unemployment of India में क्या सबसे पहले क्या डिवाइड करेंगे? आप सबसे पहले टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे, एंड देन फाइनली यू विल टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस। तो दिस इज कॉल्ड द लॉजिकल डिवीजन। सेंट्रल आइडिया के बेस पे आप अपने लॉजिकल डिवीजन करते हैं। इसी तरीके से एस्टेब्लिशिंग रीजंस फॉर सेंट्रल आइडिया बीइंग ट्रू, आप उसके बाद आते हैं कि आप अपने जो सेंट्रल आइडिया है उसके लिए रीजंस प्रेजेंट करेंगे।
तो जैसे सेंट्रल आइडिया है एजुकेशन इन इंडिया नीड्स टू बी रिस्ट्रक्चर्ड, तो एस्टेब्लिशिंग रीजन क्या होंगे, पहले आप रीजन 1 देंगे, फिर रीजन 2 देंगे और फिर रीजन 3 देंगे, राइट? तो इस तरीके से आप अपने वहां पे रीजन सेटअप कर सकते हैं। एंड देन सपोर्टिंग द सेंट्रल आइडिया विद सीरीज ऑफ स्टेप्स, कैसे आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं? सेंट्रल आइडिया इंडो पाक रिलेशंस कैन बी इंप्रूव्ड, और इसके आपके सीरीज ऑफ स्टेप्स क्या हो सकते हैं? स्ट्रेटेजी 1 बताएंगे आप, फिर स्ट्रेटेजी 2 बताएंगे और फिर स्ट्रेटेजी 3 बताएंगे। सो व्हाट डू वी मीन टू से इज दैट जब आपने अपना एक सेंट्रल आइडिया डेवलप कर लिया, अब उस सेंट्रल आइडिया के अराउंड आपको उसको लॉजिकली डिवाइड करना है, ठीक है? ये तीनों चीजों में आपको उसको डिवाइड करना है। सबसे पहले आपको डिवाइड करना है लॉजिकल डिवीजन, टाइप्स, कॉजेज एंड सॉल्यूशन। दूसरे पॉइंट में आपको उनको डिवाइड करना है एस्टेब्लिशिंग रीजंस में, और तीसरे में स्ट्रेटजीज में, राइट? तो इस तरीके से आप उसका डिवीजन कर सकते हैं। नंबर 3 इज गैदरिंग द सपोर्ट मटेरियल। अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए आपको सपोर्ट मटेरियल की जरूरत पड़ती है। सपोर्ट मटेरियल क्या होता है? व्हाइल गैदरिंग सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन अ सिस्टमैटिक अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड। आपकी एक सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए। फर्स्ट, द प्रेजेंटर शुड गैदर ऑल हिज थॉट्स ऑन द सब्जेक्ट एंड देन रिकॉल रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज पर्सनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। सबसे पहले जो भी आपको नॉलेज है अपनी तरफ से आप उसको गैदर कर लीजिए कि आपको कितनी नॉलेज है। Thereafter, several research resources such as internet, library resources, personal interviews, discussions with expert, colleagues and special interest groups should be consulted. उसके बाद आपको लगता है कि मुझे अपनी जो इन्फॉर्मेशन मुझे है, मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी पूरी नहीं है जो मेरी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर सके, then refer the resources, right? A list of material to be included in your presentation should be made. आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए कि कौन से रिसोर्सेज जो हैं वो आप फॉलो करेंगे। Supporting material gathered may include facts, examples, definitions, quotations, and so on. So, like there can be any material. An outline of the collected material is developed and reworked until it is in good order. After that, first draft is written and revised as required. It is important to check for accuracy, redundancies and cliches. आपने जो भी अपना मटेरियल या जो भी आपने रिसोर्सेज के थ्रू जो भी आपने मटेरियल कलेक्ट किया है, अब आप उसको एक लॉजिकल और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप उसको प्रेजेंट कीजिए और अपना एक फर्स्ट ड्राफ्ट क्रिएट कीजिए, और उस फर्स्ट ड्राफ्ट में जस्ट check out that there is accuracy, there are no redundancies and there are no cliches. राइट? तो ये सब चीजें आपको वहां पे चेक करनी है। प्लानिंग विजुअल एड्स इज द फोर्थ स्टेप। यहाँ पे आप अपनी विजुअल एड्स का मतलब क्या होता है? आपकी प्रेजेंटेशन और सिंपल स्पीच में यही एक डिफरेंस होता है। जब आप स्पीच देते हैं यू डोंट प्रेजेंट एनीथिंग, बट व्हेन यू प्रेजेंट और व्हेन यू आर डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन यू आर एक्चुअली शोइंग समथिंग टू द ऑडियंस टू कैप्चर द इमेजिनेशन, राइट? सो यहाँ पे आपको विजुअल एड्स यूज करने होते हैं। सो वो जो विजुअल एड्स हैं, दैट हाउ डू यू प्लान देम? Using appropriate visual aids will increase the effectiveness of the presentation. No doubt, जब आप visual aids use करते हैं, आपकी effectiveness जो होती है presentation की वो improve हो जाती है। Good visuals may serve the following purpose. आपकी good visuals से क्या आपको benefit होता है? They serve as speech notes. आपकी speech को के background की तरह या आपकी speech में आपको help करने के लिए as a speech notes वो आपकी help करते हैं। Number 2, give confidence. They always give confidence to the presenter. Number 3, help focus on the theme of the presentation. जब आप presentation के माध्यम से बात करते हैं तो you will always be focused on the topic. You won't just go beyond the topic or just like you can say lesser than the topic. It increases the audience interest. आपके audience के interest को increase करने का काम करती है. And number 5, give clarity and precision. आपकी presentation को clarity और precision देने का काम करते हैं आपके visual aids. So example of visual aids क्या हो सकते हैं? 3D visual aids हो सकते हैं, for example your objects, models, people आप अपनी presentation में include कर सकते हैं। 2D visual aids हो सकते हैं आपके drawings, photographs, slides, maps, chart, graph, table, presentation, black and white board, digital board, whatever, right? So आप 3D और 2D दोनों टाइप के visual aids वहाँ पे use कर सकते हैं। Tips for using visual aids. Only relevant visual aids must be chosen. ऐसा नहीं है कि आप प्रेजेंटेशन किसी और टॉपिक पे दे रहे हैं, बट अपने मटेरियल को या अपनी प्रेजेंटेशन को स्पाइसी दिखाने के लिए यू आर यूटिलाइजिंग सर्टेन डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम्स और चार्ट्स और समथिंग व्हिच डोंट इवन रिलेट टू योर टॉपिक। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। Over dependence on visual aids may create a negative impact. Never ever try to just simply read out from the visual materials or simply just show the visual material and stay silent. No,
You cannot be completely dependent upon your visual aids. Number 3, use of visual aids is not a substitute to the proper eye contact with the audience. ऐसा कभी मत सोचिए कि जब आप visual aids दिखा रहे हैं तो you can simply steal the eye contact from the audience. Eye contact is the first requisite of priority for any presenter. You should never try to break eye contact for a longer time from the audience because it shows your confidence. Okay? Good organization is essential for effective presentation. The key to good organization is the repetition of the main idea of your message. आपके अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके जो मेन आइडिया है उसका रेपिटेशन आपका होना चाहिए आपके थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन. जस्ट रिमेंबर 3 T's. 3 T's आपको याद रखने हैं. नंबर 1, टेल द ऑडियंस व्हाट यू आर गोइंग टू टेल. आप क्या बताने वाले हैं ऑडियंस को. नंबर 2, टेल इट. जो आप बताने वाले थे वो आप बताइए. एंड नंबर 3, टेल देम व्हाट यू हैव टोल्ड. एंड फाइनली उनको बताइए कि आपने उनको क्या बताया है. राइट? तो ये आपका 3 T's जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. इफ यू कीप दैट ऑर्डर देन बिलीव मी योर प्रेजेंटेशन कैन बी वेरी इफेक्टिव. Divide the presentation into 3 distinct parts: the introduction, the body and conclusion. अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं then you should divide the presentation into 3 parts: the introduction, the body and the conclusion. So we are going to discuss about them also. The introduction. The opening part of the presentation should convince the audience to listen to it. It has 5 functions. आपका जो ओपनिंग पार्ट है प्रेजेंटेशन का वो इंट्रोडक्शन कहलाता है और इसके 5 पार्ट हो सकते हैं. मतलब इसके जो 5 फंक्शंस हो सकते हैं बेसिकली. नंबर 1, गेट द ऑडियंस अटेंशन. सबसे पहला काम तो आपका ये है कि आप ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करें, अदरवाइज योर प्रेजेंटेशन विल गो अनलिसन्ड टू. नंबर 2, इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट. आप अपने इंट्रोडक्शन में आप अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं. नंबर 3, गिव द ऑडियंस अ रीजन टू लिसन. आप अपने ऑडियंस को एक रीजन देते हैं that why should they listen to you. Number 4, establish the credibility. जो आपके ऑडियंस होते हैं वो केवल उस प्रेजेंटर को या उस स्पीकर को सुनते हैं जिसको उनको लगता है कि मतलब लाइक दैट पर्सन इज क्रेडिबल, उसकी कुछ क्रेडिबिलिटी है. ठीक है? तो अपनी क्रेडिबिलिटी को स्टेब्लिश करने का टाइम आपका इंट्रोडक्शन में होता है. वो कैसे स्टेब्लिश करते हैं दैट्स अ टॉपिक फॉर सम अदर टाइम, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड नंबर 5 इज द प्रीव्यू ऑफ मेन आइडियाज. यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप अपने मेन आइडियाज जो है अपनी प्रेजेंटेशन के उनके प्रीव्यू देने की कोशिश करते हैं. तो इंट्रोडक्शन के मेजर पार्ट जो हो सकते हैं, सबसे पहला पार्ट है गेटिंग द ऑडियंस अटेंशन. हाउ टू गेट द ऑडियंस अटेंशन. द स्पीकर नीड्स टू गेट द अटेंशन ऑफ हिज ऑडियंस एंड होल्ड इट अंटिल द एंड ऑफ हिज टॉक. ऑफ कोर्स अगर ऑडियंस की अटेंशन डेविएट हो रही है तो आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल बेकार जा रही है. ये बात समझ लीजिए. तो ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब भी करना है और उसको होल्ड करके भी रखना है अप टू द एंड. लिसनर्स फ्रॉम देयर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन क्विकली एंड फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स. आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपकी प्रेजेंटेशन का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Hence, the opening should capture their attention. आपकी जो ओपनिंग है it should always try to capture the attention of your audience. Audience attention may be captured in several ways. These techniques include using one of the following. आप कोई सी भी इनमें से फॉलोइंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं अपने ऑडियंस के अटेंशन को ग्रैब करने के लिए. नंबर 1, a startling statement or statistics. Say something surprising or unexpected to give statistics that surprises the audience. कुछ ऐसा स्टेट या कुछ ऐसा स्टार्टिंग स्टेटमेंट यूज कीजिए जिससे कि ऑडियंस एकदम से आपकी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाए. शॉकिंग, समथिंग सरप्राइजिंग, राइट? सो समथिंग अनएक्सपेक्टेड. तो इस तरह का जब आप एक स्टार्टिंग यूज करते हैं, जब आप एक ऐसी स्टार्टिंग यूज करते हैं जो कि रिमेम्बरेबल हो, मेमोरेबल हो, तो वो स्टार्टिंग आपके ऑडियंस के ध्यान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में आपकी हेल्प करती है. Number 2, anecdotes. Anecdotes means telling a short stories, telling short events, some cases. Tell a short entertaining account of an event or a short story. जब आप short story सुनाते हैं, stories always fascinate or you can say like attract the attention of everybody. तो जब आप छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं, your audience will be automatically interested towards you. Number 3, questions. Ask some interesting questions. The question should be rhetorical with obvious answers. इसका मतलब क्या है? अपने ऑडियंस से आप ask the questions. When you ask the questions, you are making them bound to be interested. जब आप किसी व्यक्ति को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट बनने से आप नहीं रोक सकते.
Rhetorical questions का मतलब होता है the questions which don't require certainly some specific sort of answers. ठीक है, तो rhetorical questions आप पूछ सकते हैं उनसे जिनके obvious answers हो, जिनका answers देने की जरूरत ना पड़े. ठीक है, and quotations, you try to use the quotations. Start the presentation with relevant quotations that throws light on central idea of the presentation. So आपने देखा होगा कि some people actually start their presentation or their speech with a motivational and inspiring type of quotation and couplet or like that only. तो उससे क्या होता है कि उससे आपका audience जो होते हैं वो आपकी तरफ थोड़ा सा attract हो जाते हैं, आपकी तरफ थोड़ा सा आपको सुनने के लिए थोड़ा सा मजबूर हो जाते हैं, and that is the most important part. And then finally, humor. If you are humorous, then probably you can always grab the attention of your audience. So try to use the humor in your audience, but the humor should be very much relevant and very much, fine. It should not be the coarse humor. So now, if we talk about engaging the audience, there can be 6 factors. We can just like simply collect them all together. Number 1, interact with them. जितना ज़्यादा हो सकता है अपने audience से interact करने की कोशिश कीजिए. Number 2, tell a story. उनको story सुनाने की कोशिश कीजिए. Use the storytelling technique. Number 3, use quotes use करने की कोशिश कीजिए. Number 4, ask questions. जितने questions हो सकते हैं आप questions पूछने की कोशिश कीजिए. Number 5, use a prop or visual aid use कीजिए. And number 6, use humor. Right? तो ये आपके factors हैं जो आपके audience की attention को grab करने में आपकी help करता है. अच्छा, मैं आपसे बोल रहा था कि ऑडियंस कितने तरह की होती है उसके बारे में भी हमें एक ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पे ले लेना चाहिए. जनरली जब आप ऑडियंस के साथ डील करते हैं, शुड रिमेंबर दैट देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑडियंस. फॉर एग्जांपल, नंबर 1, द अनइन्फॉर्म्ड ऑडियंस. अनइन्फॉर्म्ड ऑडियंस कौन होते हैं? दोज प्रेजेंट नो लिटिल अबाउट द टॉपिक यू आर प्रेजेंटिंग. इंडीड दे हैव नो प्रीकंसीव्ड एटीट्यूड टुवर्ड द सब्जेक्ट. देयरफॉर यू नीड टू इन्फॉर्म देम सो दैट दे अंडरस्टैंड इट. आपकी जो अनइन्फॉर्म्ड ऑडियंस होती है उनको टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता होता. ठीक है, तो उनके दिमाग में पहले से कुछ आइडियाज भी नहीं होते, प्री कंसीव्ड नोशंस नहीं होते. सो दे आर द वेरी गुड ऑडियंस एंड यू कैन इजीली टैकल देम एंड यू कैन इजीली इन्फॉर्म देम. योर मेजर पर्पज इज टू इन्फॉर्म देम अबाउट द टॉपिक. नंबर 2 इज द हॉस्टाइल ऑडियंस. हॉस्टाइल ऑडियंस कौन से होते हैं? दिस इज एन ऑडियंस दैट ईदर डज नॉट लाइक यू और योर मैसेज. वो ना तो आपको पसंद करते हैं और हो सकता है कि वो आपके मैसेज को भी पसंद ना करते हो. Moreover, they know something about the topic. उनको टॉपिक के बारे में भी कुछ पता होता है. Therefore, you should talk with a friendly tone and emphasize on common grounds. यहाँ पे आपका मेजर मकसद होना चाहिए कि आप एक फ्रेंडली टोन में बात करें. Never try to be dominating or some sort of, you can say, like different or very stern type of tone. You should never use it. Even more, answer to objections with facts and logics. And whenever you face the objections by the hostile audience, always try to answer through the facts and logics. यहाँ पे facts और logics की help से ही आप जीत सकते हैं या फिर अपने audience को आप जो है अपनी तरफ उनका attention लेके आ सकते हैं. Otherwise, you will lose your audience because the audience is already hostile, right? Number 3, apathetic audience. Apathy is something like when you are very much indifferent towards the person or you are not very much interested in the person's situation or condition. So these type of audience are indifferent or doesn't care to get involved. ऐसे ऑडियंस आपके साथ इन्वॉल्व होने में कोई इंटरेस्ट शो नहीं करते. यू विल नीड टू स्टडी दिस ऑडियंस केयरफुली टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ द इंडिफरेंस एंड हाउ यू कैन एक्साइट देम. आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ इंडिफरेंस पता लगाना है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंडिफरेंस, व्हाई दे आर सो apathetic, and then you can just try to find out a reason that so that you can excite them. Number 4 is a mixed audience. This is an audience comprised of informed and uninformed. यहाँ पे informed भी होते हैं, uninformed भी होते हैं. Whereas the non-informed may be indifferent about the topic. The informed can either be receptive or hostile. When dealing with such audience, be careful with facts and reach out to their emotions. यहाँ पे आपको emotional intelligence से भी काम लेना है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने जो stats और general awareness से भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा काम लेना है. तो डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस के ऊपर. एंड नंबर 5, द फेवरेबल ऑडियंस. इट्स अ केक वॉक, ऑफ कोर्स. फेवरेबल ऑडियंस वो होते हैं द पीपल हु लाइक यू एंड हु सपोर्ट यू, योर एटीट्यूड्स एंड योर बिलीव्स, एंड दे विल ऑलवेज चीयर यू अप, राइट? सो what do you need to do? You need to just like do what you are already doing and just like keep that you can say attention of the audience very much engaged. Okay. Methods of audience anticipation.
सॉरी पार्टिसिपेशन। आप अपने ऑडियंस को हमेशा पार्टिसिपेट करा के अगर रखेंगे अपने डायलॉग में, या फिर आप एक टू वे जो कम्युनिकेशन है वो रखेंगे, तो दे विल ऑलवेज बी एंगेज। तो आप उनको कैसे एंगेज रख सकते हैं? पोल्स, क्विजेस, आस्किंग क्वेश्चंस, गिविंग देम एक्टिविटीज, लेट देम हैव अ चांस टू स्पीक एंड आस्क देयर फीडबैक। उनको बोलने का मौका दीजिए, उनके फीडबैक के बारे में जानिए, उनको कुछ एक्टिविटीज दीजिए करने के लिए, उनसे क्वेश्चंस पूछिए, उनके क्विजेस जो होते हैं उनको क्विजेस दीजिए, उनको पोल्स दीजिए। ये सारी चीजें जो होती हैं, दे कैन ऑलवेज एंगेज योर ऑडियंस एंड कीप देम वेरी मच पार्टिसिपेटिव इन योर प्रेजेंटेशन। ऑर्गेनाइजिंग द प्रेजेंटेशन में जो अब हमारा सबसे पहला पॉइंट जो इंट्रोडक्शन हमारा चल रहा था, इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे। नाउ कमिंग टू द इंट्रोड्यूसिंग द सब्जेक्ट, अ स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल आइडिया शुड बी इंक्लूडेड इन द इंट्रोडक्शन in simple and direct language. The audience has to know what the presentation is about. You need to just introduce your topic first, right? जिससे कि आपकी presentation के बारे में audience को पता लग जाए। Give the audience a reason to listen. उनको एक reason दो, क्यों सुने वो आपकी presentation. Audience attention should be drawn to the topic of the presentation by showing them how the topic affects them directly. आपके टॉपिक का उनके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, उस चीज को क्लैरिफाई करो। Giving relevant statistics can motivate the audience. अगर आप statistics यूज करते हैं, statistics जो होते हैं, they will always motivate the audience. Establish the credibility. अपनी credibility को establish करने की कोशिश कीजिए। The speaker's credibility should be established early in the speech because audience always try to or always love to listen to the people who is credible, right? इसको आप ऐसे सुनिए, अगर सामने मोदी जी बोल रहे हैं या फिर अगर सामने लाइक कोई और एक पॉलिटिकल लीडर बोल रहे हैं जिनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, तो आप मोदी जी को सुनना ज्यादा पसंद करेंगे। व्हाई? बिकॉज ही इज क्रेडिबल, आप उनकी बात पे विश्वास कर सकते हैं। दैट इज अ पर्सन ऑफ अथॉरिटी। तो अपनी अथॉरिटी को स्टैब्लिश करने के लिए, क्रेडिबिलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए, यू नीड टू मेक एफर्ट्स इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन। ही शुड बी एबल टू कन्विंस द ऑडियंस दैट ही इज वर्थ लिसनिंग टू। यानी आप जो एज अ प्रेजेंटर, आप अपने ऑडियंस को आपको कन्विंस करना चाहिए कि दैट यू आर समबडी हु यू कैन रिलाई अपॉन, हु द ऑडियंस कैन रिलाई अपॉन। द स्पीकर शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, appear confident and strike a rapport with the audience by narrating personal experiences relevant to the topic. So as a presenter, आपको वेल प्रिपेयर्ड होना है, आपको कॉन्फिडेंट दिखना है, आपको एक रैपो बिल्डिंग करनी है, ऑडियंस के साथ एक रिलेशन बिल्ड करना है, वहां पे एक टेम्पररी रिलेशन बिल्ड करना है, सो दैट दे कैन फील कंफर्टेबल विद यू, दे कैन फील यू आर क्रेडिबल। ओके, प्रीव्यू द मेन आइडियाज। नाउ द सेकंड स्टेप इज यू नीड टू प्रीव्यू द मेन आइडियाज। जो भी आपकी प्रेजेंटेशन के मेन आइडियाज हैं, उनका प्रीव्यू उनको दीजिए। द ऑडियंस शुड बी टोल्ड व्हाट दे आर गोइंग टू लिसन। ऑडियंस को पता होना चाहिए कि वो क्या सुनने वाले हैं। The preview to the presentation should be given towards the end of the introduction. जब आपका introduction end होने वाला है, तो उस end में आपको अपने preview वहां पे present करने हैं। The preview should include a statement of central idea and mention the main points of the presentation. आपकी जो presentation के जो main points हैं, उनको वो आप वहां पे mention करेंगे। Number 2, organizing the presentation में first thing was introduction. Now second thing is the body. The body contains the main content of the presentation. आपकी body में presentation का main content होता है। Don't try to convey so much information and include so many ideas. It is advisable to focus on 2 to 4 main ideas. हमेशा कोशिश कीजिए कि जब आप अपनी presentation deliver कर रहे हैं, then you are not giving them, like a lot of ideas. When you give a lot of ideas, your audience cannot focus at even one of them. So always try to focus only on 2 to 4 ideas, minimum 2, maximum 4. 2 से 4 आइडियाज के बीच में आप वहां पे अपने डिस्कस कर सकते हैं। ज्यादा आइडियाज अगर आप लेंगे तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएंगे, ऑडियंस वुड नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन सिंगल आइडिया, राइट? Each main point should be supported by appropriate details but not excessive data because it may confuse the audience. कभी भी डेटा एक्सेसिव नहीं डालना चाहिए अपने ऑडियंस के लिए, बिकॉज जब एक्सेसिव डेटा होता है तो ऑडियंस विल गेट like completely fumbled up and completely confused what to concentrate and what to not. Okay, concentrate on each main point and use appropriate transitions to indicate a change of point, as the audience may not be able to differentiate between the main points and the minor point. जो भी आपके मेजर पॉइंट्स हो उनको हमेशा एम्फेसाइज कीजिए, वहां पे रुक के उनको इंपॉर्टेंस दीजिए, एंड जो माइनर पॉइंट्स हैं जस्ट लेट देम गो वेरी इजीली। ओके,
Ensure that the information is accurate, complete and relevant. आपकी information accurate होनी चाहिए, complete होनी चाहिए और relevant होनी चाहिए. As the body of the presentation is structured, the speaker should choose the sequence he or she will follow from among any of the following organizational pattern. आपका कोई भी पैटर्न हो सकता है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न है वो कोई भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल सीक्वेंशियल हो सकता है, आप एक सीक्वेंस में लगातार चीजों के बारे में बात कर रहे हैं. जनरल टू स्पेसिफिक हो सकता है, पहले आप जनरल चीजों के बारे में बात करें एंड देन यू विल टॉक अबाउट स्पेसिफिक. स्पेसिफिक टू जनरल हो सकता है, पहले आप स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करें एंड देन जनरल चीजों के बारे में बात करें. More important to less important. First you are talking about the more important part and then less important part. Less important to more important हो सकता है, categorical हो सकता है, categorical हो सकता है. You are talking in category wise. Problem and solution. Problem पहले आप problems के बारे में बात करें and then you are talking about their solution. Or it may be contrast and comparison. आप डिफरेंट सिचुएशंस जो है, डिफरेंट कंडीशंस का कंपैरिजन कर सकते हैं, उनको कॉन्ट्रास्ट व्यू में प्रेजेंट कर सकते हैं. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू दैट व्हाट टाइप ऑफ लाइक स्ट्रक्चर you want to use. In developing the sequence of a presentation, transition between sections, illustrations that will be used and points of emphasis should be decided. आपके जो transitions हैं, transition का मतलब होता है एक section से दूसरे section में move करना, तो वो transition बहुत ही smooth होने चाहिए जिससे कि आपके सामने वाला जो audience है वो अच्छे से समझ पाए कि now they are moving from one section to the another section. Number third part is the conclusion. Organization of presentation. The conclusion of your presentation should accomplish the following 5 specific objectives. Number 1, summarize the presentation. आप अपनी presentation को summarize कीजिए. Number 2, re-emphasize the central idea. आपका जो central idea है आप उसको re-emphasize कीजिए. Number 3, focus on a goal. एक goal के ऊपर focus कीजिए. Number 4, motivate the audience to respond. अपने audience को involve करने की कोशिश कीजिए, उनको respond करने के लिए motivate कीजिए. And number 5, provide the closure. Provide the closure means finally, officially close the presentation. So, summarizing your presentation means the conclusion gives the speaker the last chance to present his or her key ideas. The main idea should be repeated. जो भी आपकी main ideas हैं, उनको यहाँ पे restate कीजिए, उनको यहाँ पे revisit कीजिए, उनको यहाँ पे summarize करने की कोशिश कीजिए. Re-emphasize the central idea. The central idea of the presentation should be restated in a memorable way. एक ऐसे तरीके से आप उसको summarize कीजिए अपने central idea को, जिससे कि लोग उसको अपने साथ लेके जा सकें. That is called take back home point, right? Focus on a goal. The speaker should focus on the specific objective of the presentation and concentrate on what he/she wants his audience to do, think, change, remember and so on. आप अपने ऑडियंस से करवाना क्या चाहते हैं? आप उनको अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो जो भी आपने बताया उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें. Whatever you want them to do, tell them clearly. Focus on the goal of the presentation and motivate the audience to respond. अपने ऑडियंस को मोटिवेट कीजिए कि वो फीडबैक दें. दे मे बी एनकरेज टू आस्क क्वेश्चंस. उनको क्वेश्चंस पूछने के लिए उनको थोड़ा सा उनको बढ़ावा दीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए. Provide closure. Verbal techniques that may be used to let audience know that the speech has ended. Verbal techniques का मतलब क्या होता है? आप कुछ ऐसे words use कर सकते हैं. For example, in conclusion, lastly, finally, as my last point may be used, right? The speaker may thank the audience for their patience listening. Non-verbal cues may also be used to signal closure. Non-verbal cues का मतलब क्या होता है? जब आप अपनी presentation end करते हैं, तो you simply, bend a little bit and just like give them a final goodbye that this was the end of my presentation. So it can be the non-verbal cue. Rehearsing the presentation. Number 4th part is rehearsing the presentation. It is important to rehearse the presentation properly because it will give him more confidence and avoid any distraction and deviation during actual presentation. एक प्रेजेंटर के लिए अपनी प्रेजेंटेशन को रिहर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक आप रिहर्स नहीं करेंगे you would not be able to be comfortable with the presentation. Moreover, it will make him familiar with his message and will give sufficient time to make positive changes in the presentation. प्रेजेंटर को अपने मैसेज से फेमिलियर होने के लिए और पॉजिटिव चेंजेस को अपनी प्रेजेंटेशन में लाने के लिए थोड़ा सा टाइम देना होता है. वो टाइम आप रिहर्सल के टाइम पे ही दे सकते हैं. तो प्रेजेंट करने से पहले रिहर्सल करना इट इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Rehearsing in the presentation में like what are the points which you should remember? Number 1, get acquainted with the place.
जहाँ पे भी आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं उस प्लेस से गेट एक्वेंटेड, रिहर्स बिफोर द लाइव ऑडियंस। हो सकता है कि आपके दोस्त हों, आपके कुछ कलीग्स हों जिनके सामने आप प्रेजेंटेशन का रिहर्सल कर सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, सो दैट दे कैन गिव यू सम फीडबैक। Monitor and control the time taken in delivering the presentation. Always try to monitor and control the time. अगर आपको presentation का time वहाँ पे मिलने वाला है generally 30 minutes and you are exceeding 45 minutes, then it is a like cause of concern. You need to just like come up to that 30 minutes only. Recreate the presentation environment. कोशिश कीजिए कि आपका जो presentation का environment है वो आप यहाँ पे create करें, वो pressure आप feel कर सकें so that you can feel comfortable with it. आस्क फॉर द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। जो भी आपके लाइव ऑडियंस हैं जिनके सामने आप रिहर्सल कर रहे हैं उनसे फीडबैक लीजिए एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोस फीडबैक सो दैट यू कैन बिकम अ गुड प्रेजेंटर। So that's all for today, my dear students. This was the part which we discussed in part 3. I hope every concept was clear to you. अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो, so you can always ask through the comments section. And you can also join me through WhatsApp and Telegram. The links are given in the description box. And once again, I would like to request you, if you like the video, please do share, please do subscribe the channel so that you can be connected and all the videos can be easily notified to you. In case of any recommendation, please reach to me. Thank you so much. See you in the next video.